हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम एप्लीकेशन का मल्टीमीडिया एंड सिस्टम एप्लीकेशन सेमेस्टर 4 में आपका सब्जेक्ट है, कोर्स है। उसके डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 मल्टीमीडिया जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था अच्छे से। एंड उसमें मैंने काफ़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टॉपिक से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है, कैसे बुक में जो कंटेंट्स हैं उसी से क्वेश्चन बन जाता है। एंड बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। एंड बाकी मैंने और भी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 जो है टेक्स्ट वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो टेक्स्ट में आपको पढ़ना है फॉन्ट्स एंड फेसेस, उसके बाद टेक्स्ट का यूज़ कैसे होता है मल्टीमीडिया में उसको पढ़ना है आपको। फिर फॉन्ट एडिटिंग एंड डिज़ाइन टूल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। एंड हाइपर मीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट लग रहा है ये, बट थोड़ा ये लेंदी सा चैप्टर है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक आपको देखना है जिससे कि पूरा पूरा क्लियर हो जाए आपको। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ गाइडलाइंस जो है हमारी। गाइडलाइंस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है यूनिट 2 हमारा, वो भी जो हमारा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर 2 है वो। एंड वो पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, उसमें कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। एंड मैं इसमें कुछ स्किप नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी स्किप कर ले तो पता नहीं क्या क्वेश्चन बन जाए। तो बेटर हो कि पूरा सा पढ़ ले। एंड बहुत ज़्यादा ये बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। तो मैंने हालांकि शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज उतना बुक को पढ़ा पाना बहुत लेंदी टास्क है। एंड वो मतलब इरिलीवेंट है, उतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिसको मैं आपको हेल्प से पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी उसके बाद डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब बाकी हम लोग, ये मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में बता देता हूँ कि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो वो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि 151 में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें शॉर्ट नोट्स हैं टोटली। 100% सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इसमें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व। ये तो अभी अनसॉल्व सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, ये मैंने पूरा सॉल्व करके हैंड रिटन अपलोड करके रखा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको चैप्टर समरी, और उस चैप्टर में जो भी जैसे कि चैप्टर समरी हो गया, उसके बाद उसमें जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसके सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद जो एमसीक्यू हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। एसए मोड जो मतलब एसए क्विज कहने का मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसके भी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये भी मिल जाएगा आपको उस पैकेज में। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, साथ के साथ सेक वेब डिज़ाइन के भी आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप एग्जाम से एक दो दिन पहले देख रहे हो तो आपको जरूर ही ले लेना चाहिए, या फिर अगर 5-6 दिन भी पहले देख रहे हो तो आप इस नोट्स वाले पैकेज के लोग लेकर के अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, बिकॉज बुक पढ़ने जाओगे तो काफ़ी लेंदी है। तो अभी मैं आपको बुक का भी दिखाऊंगा स्टार्टिंग में, मतलब पहले कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट नोट से पूरा चैप्टर, उसके बाद बुक से भी आपको गो थ्रू करवाऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील ना हो कि आपने कोई चीज़ स्किप किया है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल है मैं आपके लिए कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में फॉन्ट एंड फेसेस यूजिंग मल्टीमीडिया एंड टेक्स्ट पढ़ना है, फिर फॉन्ट एडिटिंग एंड डिजाइन टूल्स, हाइपर मीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट, ये तो हमारे सिलेबस का टॉपिक है। और जो आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं, अब वहाँ पे क्या है वो देख लो। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में आपको जैसे कि टॉपिक बनता है पहला कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टाइप फेस एंड फॉन्ट। टाइप फेस एंड फॉन्ट, टाइप फेस अलग चीज होती है, फॉन्ट अलग चीज होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर लिस्ट एट लीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फॉन्ट, और फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट्स बताने हैं आपको, ठीक है। और 3 एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अपर केस, लोअर केस, सेरिफ, सैन सेरिफ, पोस्ट स्क्रिप्ट, ट्रू टाइप, ओपन टाइप, ठीक है। तो ये सब ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट एंड वेज टेक्स्ट कैन बी लिवरेज्ड इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मतलब टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है, और उसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में कैसे आप यूज कर सकते हो वो क्वेश्चन बन सकता है, और टॉपिक भी हमारा। नेक्स्ट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो कह लो वो है कि डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ ऑन विंडोज, मैकिंटोश, ई बुक, टैबलेट एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द सोर्सेज फॉर फ्री एंड शेयरवेयर फॉन्ट्स, मतलब कुछ सोर्सेज, कुछ वेबसाइट्स के नेम बताने हैं जहाँ पे फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पे यूज कर सकते हो आप उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में है डिफाइन हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट, लिंक, एंकर, नोड, ये सब जो है इसी से रिलेटेड है, तो इसको डिस्क्राइब करना है। उसके लिमिटेशन एंड पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड चॉइस। मतलब वर्ड चॉइस
का इम्पोर्टेंस को हमें रिकॉग्नाइज करना है, समझना है। तो थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल है, कहानी टाइप है, बट आपको पढ़ना है। पता नहीं हिस्ट्री भी पूछ दे कि हाँ बताओ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट एंड हाउ इट अफेक्ट द फ्यूचर एंड दिस डेट, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बिकॉज मल्टीमीडिया की यूनिट 1 में हमने देखा था कि कैसे पूछ दिया था क्वेश्चन की वर्चुअल मल्टीमीडिया की हिस्ट्री क्या रही है और फ्यूचर में क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसमें एक भी चीज स्किप नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप बोर मत होना, ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत पॉइंटर्स के फॉर्म में मैंने इसलिए बना रखे हैं, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड चॉइस में पहला है पहला पॉइंट हमारा टेक्स्ट एंड सिम्बॉल्स फॉर कम्युनिकेशन आर रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट दैट बिगेन अबाउट 6000 ईयर्स अगो इन मेडिटेरियन फर्टाइल क्रिसेंट, मतलब 6000 साल पहले टेक्स्ट एंड सिंबल कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग हुआ था। द फर्स्ट मीनिंगफुल मार्क्स वर स्क्रैप्ड ऑनटू मड्स टैबलेट इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेरिया एंड बेबीलोनिया, ठीक है। मतलब पहला जो मीनिंगफुल कुछ मार्क दिखा था, टेक्स्ट का मार्क्स दिखा था मड टेबलेट्स पे, वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एक्सेट्रा जो भी प्लेसेस के नाम दिए गए हैं वहां पे दिखा था। ओनली रूलिंग क्लासेस एंड प्राइस्टहुड मेंबर्स वर अलाउड टू रीड एंड राइट पिक्टोग्राफिक साइंस एंड यूनिफॉर्म्स, मतलब उस टाइम पे जो है सिर्फ रूलिंग क्लासेस, जो राजा होता था या फिर जो प्राइस्टहुड मेंबर्स होते थे मंदिरों में पुजारी या फिर एक्सेट्रा, ऐसे लोग जो होते हैं लाइट क्लास के लोग, उनके लिए ही अलाउड था कोई चीज रीड करना या फिर पिक्टोग्राफिक साइंस को लिखना या राइट करना, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट है रिटन मैसेजेस कंटेंट इन्फॉर्मेशन वाइटल टू मैनेजिंग पीपल पॉलिटिक्स एंड टैक्सेस, और उस टाइम पे जो रिटन मैसेज होते थे वो किस काम के आते थे, उस टाइम पे जो भी रिटन मैसेज होते वो लोगों को मैनेज करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और टैक्सेस वगैरह के इन्फो के लिए काम आते थे। रिटन मैसेजेस बिकम पॉपुलर अमंग द इलाइट बिकॉज दे डिडंट रिक्वायर नोट मेमोराइजेशन एंड वेयर दे डिडंट रिक्वायर रोट मेमोराइजेशन एंड वेयर लेस लाइकली टू पेरिश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि उस टाइम पे जो रिटन मैसेज काफी पॉपुलर हो गए थे, इलाइट क्लासेस जो यूज करते थे उसे, बिकॉज वहाँ पे उन्हें कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्टली वो कोई चीज लिख करके एंड उसको वो कन्वे करते थे, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग एंड पावर पॉलिटिक्स वे इंटरवेंट बिकॉज दोज हु कुड रीड प्रोबेबली अटेंड द सेम स्कूल्स और सेट ट्यूटर्स, और रीडिंग, राइटिंग और पावर पॉलिटिक्स जो है ये सब चीजें इंटरविंड है, ठीक है, क्योंकि जो लिख पाता है वो प्रोबेबली वो स्कूल्स वगैरह मतलब अटेंड करता है, शेयर ट्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें, मतलब कहने का मतलब एक इलाइट क्लासेस के लिए चीजें थी, एंड जो इनको एक्सेस कर पाता था उसी के आगे फिर होता था कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रीवियस एराज रीडिंग वाज अ कैपिटल ऑफेंस अनलेस बाय यू बिलोंग टू द प्रॉपर सोशल क्लास और हैड अ पेटेंट ग्रांटेड बाय योर रूलर। तो उस टाइम पे क्या था कि आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये था कि जो एलाइट क्लास के हो या फिर आपको पेटेंट मिला है आपके रूलर से कि आप पढ़ सकते हो, तभी आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज वो एक ऑफेंस था, ठीक है। टुडे टेक्स्ट एंड एबिलिटी टू रीड आर नेसेसरी स्किल्स विद इन मोस्ट मॉडर्न कल्चर, बट आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे आप फ्रीली एक्सेस कुछ भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, एंड ना ही किसी के पास इतना राइट है कि आपको पढ़ने से या फिर बेसिक राइट से आपको रोक सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब हैव मेड टेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट देन एवर, और ये जो इंटरनेट का जब से इन्वेंशन हुआ तब से जो ये टेक्स्ट वगैरह है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और हर एक चीज जो है इस फॉर्मेट में होने लगा, ठीक है। HTML hypertext markup language is the native language of web and is used to display the simple text documents on computer screen, और जो HTML है जिससे कि हम वेब पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये सबसे सबसे नेटिव लैंग्वेज है वेब का, इंटरनेट का सबसे नेटिव लैंग्वेज है, इसी से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड होते थे, मतलब, और वो HTML से ही तो बनाए जाते थे। तो HTML किस फॉर्म में होता है भाई, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, HTML में सारी कोडिंग टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, एंड बेसिकली आप नोटपैड पे उसे एडिट कर सकते हो, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी उसके कोड को लिखने के लिए, तो ये सबसे नेटिव था एंड ये भी टेक्स्ट पे बेस्ड था, ठीक है। Academic papers, magazines, articles, manuals and entire books are now available for reading online through web browsers. अभी के टाइम पे एकेडमिक पेपर से लेके मैगजीन्स हो जाए, आर्टिकल हो जाए, कोई भी मैनुअल हो या फिर इंटायर बुक ही क्यों ना हो, हर एक चीज अवेलेबल है आपको इंटरनेट पे इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल, ई बुक या फिर जो भी फॉर्म है डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन ब्राउजर्स की हेल्प से। The hypertext feature allows users to click on the selected words and phrases to access related material. और जो hypertext है वो आपको मैंने पहले वीडियो में समझा ही दिया था, जैसे कि ब्लू कलर का कोई टेक्स्ट होता है, जैसे कि उस पर क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट कर देगा आपको किसी लिंक पे जहाँ पे उस टेक्स्ट की मीनिंग होगी या फिर उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस होगा तो वो रीडायरेक्ट करता है। तो इस फीचर से क्या होता है, बहुत आसानी हो जाता है नेविगेशन, और आप डिजायर्ड चीजें जो है आराम से एक्सेस कर पाते हो। The social impact of this text-based medium on how people use information will be profound. तो ये काफी आसान कर देता है लोगों के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आसानी से आप ले सकते हो। The web offers an explorer's paradise of millions of HTML documents unlike television.
तो वेब में क्या है, मिलियंस ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं। टेलीविजन या फिर अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो बहुत कम और सिलेक्टेड नंबर ऑफ चैनल्स या फिर चीजें हैं, बट वेब में तो बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडेड, ठीक है। गूगल सर्च इंजन कैन टेल यू हाउ मेनी पेजेस फ्रॉम ए डोमेन आर इंडेक्स्ड। तो गूगल सर्च इंजन से आप पूछ सकते हैं कि कितने जो वेब पेजेस हैं इंडेक्स हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, बिलियंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है चूजिंग द राइट वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया। मतलब मल्टीमीडिया में राइट वर्ड्स का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो मल्टीमीडिया पे, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड इमोशंस एसोसिएशंस दैट इम्पैक्ट हाउ ऑडियंस रिसीव ए मैसेज। आपको सबको पता होगा वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, उससे एसोसिएटेड डिफरेंट इमोशंस भी होते हैं, डिफरेंट उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो वो कैसे चॉइस कर रहे हो, किस वर्ड का आप यूज कर रहे हो और कैसे ऑडियंस को आपको दिखाना है, ये काफी मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोएट्स, सॉन्ग राइटर एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स यूज पावरफुल वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो सबको पता है जो पोएट्स होते हैं उनकी वर्ड्स अलग ही होती है वो, और सॉन्ग राइटर या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो भाई वो ऐसे पावरफुल वर्ड यूज करते हैं जिससे वो आइडियाज जो एक्सप्रेस करते हैं काफी ज्यादा आप तक पहुंच जाती है, आप उसको इजीली समझ पाते हो, एंड वो काफी मतलब बोला जाए तो पावरफुल होता है जिससे कि आप इजीली उसको समझ पाते हो, ठीक है, एंड आपको डायरेक्टली रिलेट कर देता है जाकर के। मल्टीमीडिया क्रिएटर्स मस्ट इंटीग्रेट टेक्स्ट विद इमेजेस, साउंड्स एंड सिम्बॉल्स टू क्रिएट इफेक्टिव मैसेज। और मल्टीमीडिया क्रिएटर्स जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं टेक्स्ट को इमेज और साउंड के साथ और सिम्बॉल्स के साथ, जिससे कि इफेक्टिवली वो एक मैसेज को मतलब कन्वे कर पाए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट वर्ड्स एंड लेटिंग अदर्स ट्राई देम कैन हेल्प फाइंड द बेस्ट चॉइसेस। तो बट अकेले आप इसको नहीं कर सकते हो, आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको लगेंगे हाँ ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही चीजें बेटर मिलेंगी आपको, तो आपको वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, अदर्स के साथ अदर्स को भी हेल्प लेना है, ट्राई करना है, दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करना है, क्या चीजें उसे ज्यादा समझ में आ रही हैं। तो इन सब चीजों से करके एक्सपेरिमेंटल ये है, ये वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके आप एक परफेक्ट वर्ड चूज कर सकते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह या फिर मल्टीमीडिया के लिए, ठीक है। वर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वे मीनिंग एक्यूरेटली एंड इन डिटेल। और वर्ड जो है काफी कॉमन सिस्टम है कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेट करना है थ्रू द वर्ड्स आप कम्युनिकेट करते हो, एंड ये मतलब बहुत एक्यूरेटली एंड डिटेल में आप कन्वे कर पाते हो, ठीक है। तो इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बट इट आल्सो हैज इरेगुलर वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग रूल्स एंड मेनी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। देखो इंग्लिश जो है काफी वाइड एंड पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, बट यहाँ पे भी कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग के रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स है, और कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। तो इसका भी खासा यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। टेक्नोलॉजी has influenced language use by creating shortcuts and abbreviations to convey more meaning in fewer characters। टेक्नोलॉजी जो है काफी इन्फ्लुएंस कर दिया है आजकल के टाइम पे, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, एब्रिविएशंस हैं जो मतलब बहुत शॉर्टकट्स बोले तो, कि आप ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि डिफरेंट और जैसे लंबे वर्ड्स हैं उसको आप बहुत छोटे से मतलब 2 वर्ड में या फिर इनफैक्ट 2 लेटर में 3 लेटर में आप एक बड़े बड़े वर्ड्स को आप कन्वे कर रहे हो और सेम मीनिंग के साथ कन्वे कर पा रहे हो। जैसे TTYL है, टॉक टू यू लेटर है, ये बहुत शॉर्टकट हो गया, एब्रिविएशन हो गया। ऐसे XOXO है, हग्स एंड किसेस है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आजकल लोग YOUU को सिर्फ यू कैपिटल लेटर यू लिख देते हैं, तो ये व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज है हालांकि, तो उसी के बारे में यहाँ बोला भी जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बुक में दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर होगा। तो ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा शॉर्टकट यूज करके यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, ठीक है। However, these shortcuts may not be necessary as technology evolves, like with the arrival of MMS, ठीक है। बट इन शॉर्टकट से कोई ऐसा खासा ही नेसेसरी नहीं है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जा रही है तो इससे इसको खासा नीड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉन्ट एंड फेसेस, जो कि हमारा एक्चुअल अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, फॉन्ट एंड फेसेस। तो टाइप फेस क्या होता है? टाइप फेस एक फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर है दैट इंक्लूड मेनी टाइप, साइज एंड स्टाइल, ठीक है। तो टाइप फेस और फॉन्ट दो चीजें हैं जो इसमें सिमिलर लगती हैं बट डिफरेंट है। टाइप फेस जो है एक फैमिली होता है जिसकी ग्राफिक कैरेक्टर्स की फैमिली होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप, साइज और स्टाइल्स होते हैं कैरेक्टर्स के। और फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, सिंगल साइज है और स्टाइल है बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर टाइप फेस फैमिली विथ टिपिकल स्टाइल लाइक बोल्ड फेस एंड इटैलिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको और क्लियर करके एग्जांपल को समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टाइप फेसेस, टाइप साइजेस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स, ठीक है, with 1.0.138 इंचेस और अबाउट 1/72 ऑफ एन इंच। तो ये तो बताया जा रहा है कि किसी भी मेजरमेंट होता है तो पॉइंट्स में मेजर करते हैं टाइप साइजेस को, और 0.0138 1 पॉइंट का वैल्यू होता है इंच, एंड 1/72 ऑफ एन इंच, ठीक है।
हालांकि हम टाइप फेस पढ़ रहे थे, तो टाइप फेस क्या होता है, फैमिली ऑफ ग्राफिकल कैरेक्टर्स होता है जिसमें डिफरेंट स्टाइल, साइज एंड इंक्लूडेड होते हैं। और फॉन्ट जो होता है टाइप फेस के अंदर आता है फॉन्ट। समझो कि टाइप फेस एक फैमिली है, ऐसे कि समझ लो टाइप फेस फादर है और फादर का जो चाइल्ड है वो है फॉन्ट, ऐसे समझ लो, बेसिक सा सिंपल सा समझ में आ जाएगा। तो टाइप फेस जो होता है वो फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर है, और उसके अंदर जो है फॉन्ट आता है जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कलेक्शन है, जिसमें सिंगल साइज और स्टाइल है, स्टाइल में बोल्ड इटैलिक वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। Helvetica, Times and Courier are typefaces and Times 12 point italic is a font, ठीक है। तो थोड़ा और क्लियर हो रहा है जैसे ये जो है, ये आपको लगेगा कि ये फॉन्ट है, बट ये फॉन्ट नहीं है भाई, ये टाइप फेस है। इसके अंदर और भी सिमिलर चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और टाइम्स है या फिर कुरियर, ये जो फॉन्ट्स के नेम है ये फॉन्ट्स नहीं है, बेसिकली ये टाइप फेस है। इस कुरियर का हो सकता है एक बोल्ड वाला फॉर्मेट हो, एक थोड़ा और पतला वाला हो, एक थोड़ा एक्सपेंडेड वाला वर्जन हो। तो ये एक टाइप फेस है, इसके अंदर कई सारे कुरियर के जो फॉन्ट्स मिल जाएंगे जिसमें बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉन्ट नहीं बोलेंगे, इसको टाइप फेस बोलेंगे, ठीक है। और वहीं अगर अगर हम ये जो लिखे जैसे कि टाइम से, ये क्या है, एक फॉन्ट नहीं है, ये एक टाइप फेस है। और वही टाइम्स 12 पॉइंट इटैलिक हुआ है तो ये एक फॉन्ट है। अब यहाँ पे 12 पॉइंट इटैलिक लिखा हुआ है, बट ये जैसे ही फॉन्ट में होगा ना तो वो इटैलिक थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इटैलिक फॉर्म में होता। और 12 साइज का होता और इटैलिक फॉर्म में होता, तो ये एक फॉन्ट कहलाता और ये एक फॉन्ट कहलाएगा। और सीधा टाइम्स लिखा हुआ है तो भाई ये फॉन्ट नहीं है, ये टाइपफेस है। मतलब इस टाइप, ये फैमिली है, और इस फैमिली में अगर मैंने एक इटैलिक स्टाइल डाल दिया और 12 साइज डाल दिया इसका, तो ये एक फॉन्ट हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। Here a font size does not actually describe the height or width of its characters because the x height of the fonts may vary। ठीक है, तो font size जो है exactly describe नहीं करते हैं height और width, क्योंकि उसका height और width में variation होता है थोड़ा सा। Computers font automatically add space below the descender and sometimes above to provide appropriate line spacing और leading, ठीक है। कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर्स हैं या फिर फोन्स भी हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपको स्पेस वगैरह ऐड कर देते हैं आपके टाइम पे, जो है फोन या फिर कंप्यूटर। अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो थोड़ा सा, वो अगर टेक्स्ट ये है तो अप्रोप्रिएट करने के लिए उसे वो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग डाल देते हैं उसमें, ठीक है। With a font editing program like Fontographer, adjustment can be made along the horizontal axis of text। ये फोटोग्राफर आपको दिमाग में रखना है, ये सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिससे कि आप फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हो, उसके स्पेसिस को, उसकी अलाइनमेंट को, बहुत सारी चीजें जो है उसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट 8 था आपका, पोस्ट स्क्रिप्ट, ट्रू टाइप एंड मास्टर फॉन्ट्स हैव मेट्रिक्स दैट कैन बी अल्टर्ड टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स। तो ये कुछ फॉन्ट के टाइप्स हैं जिसको आप अल्टर करके कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स डाल सकते हो। नाइन्थ पॉइंट है, हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स कैन मेक मोर अट्रैक्टिव लुकिंग एंड वैलिड कैरेक्टर्स बिकॉज देयर आर मोर फाइन लिटिल स्क्वायर और डॉट पर इंचेस। कहने का मतलब ये जो हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर्स हैं या फिर प्रिंटर्स हैं उनसे आप मतलब अट्रैक्टिव और वेरिड अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स बना सकते हो, मतलब फॉन्ट बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन होती है ना वो बहुत हाई रिजोल्यूशन होती है और उसका डीपीआई बहुत ज़्यादा होता है। डॉट पर इंच जो है डीपीआई बोला जाता है इसे, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आप हर एक कैरेक्टर को, हर एक लेटर को अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, तो वो बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप सेरिफ वर्सेस सैंस सेरिफ इज द सिंपलेस्ट वे टू कैटेगराइज टाइपफेस। अब टाइपफेस में दो कैटेगरी होती है, एक सेरिफ और एक सैंस सेरिफ। सेरिफ में स्मॉल डेकोरेशंस होते हैं उस फॉन्ट पे, और नॉन सेरिफ जो मतलब सैंस सेरिफ जिसको बोलते हैं, वो डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल फॉर्मल होता है वो, ठीक है। द टाइप आइदर हैज अ सेरिफ और इट डज नॉट। सेरिफ फॉन्ट्स हैव स्मॉल डेकोरेशंस ऑन द एंड ऑफ ईच लेटर स्ट्रोक व्हाइल सैंस सेरिफ डू नॉट, ठीक है। समझ में आ गया। और आपको क्लियर पिक्चर के भी थ्रू दिखाऊंगा, बट इतना समझ लो कि सेरिफ फॉन्ट में डेकोरेशन होता है, कुछ स्ट्रोक वगैरह होता है लगा हुआ, छोटे मोटे डेकोरेशंस होते हैं। और जो सैंस सेरिफ होता है उसमें कोई डेकोरेशन नहीं होता, बिल्कुल फॉर्मल टेक्स्ट होता है, फॉन्ट होता है। Serif fonts are traditionally used for body text because the serifs are said to help guide the reader's eye along the line of text। serif fonts का यूज जो होता है वो बॉडी के टेक्स्ट में होता है, और जो sans serif होता है उसको हेडलाइन या फिर बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। In computer world, careful selection of sans serif font designed to be legible in small sizes makes more sense when presenting a substantial amount of text on the screen, ठीक है। Use what is right for your delivery system, which may not necessarily be the same as what is right when you are printing the material to paper। This is because when you are printing out, you create a computer monitor
WYSIWYG, what you see is what you get is more of a goal than an absolute fact। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। अब हर बार जो होता है ऐसा होता है ना कि जो आप कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहे हो वो सेम टू सेम प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो हाई रिजोल्यूशन है। प्रिंटर कैसा है ये आपको नहीं पता है। प्रिंटर का मॉडल होता है CYM के मॉडल होता है, शियान यूले मैजेंटा वाला मॉडल होता है। कंप्यूटर के मॉनिटर RGB मॉडल को फॉलो करते हैं। थोड़े बहुत प्रिंटिंग के कलर्स भी थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर अगर जो टेक्स्ट सपोर्ट कर रहा है आपकी कंप्यूटर में वो उस प्रिंटर पे सपोर्ट ना कर रहा हो तो फिर वो प्रिंट नहीं ढंग से होगा। तो हर टाइम ऐसा ना होता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसीलिए आपको राइट डिलीवरी सिस्टम चूज करना है। आपको मेक श्योर करना है कि जो आप फॉन्ट या फिर जो मल्टीमीडिया बना रहे हैं उसको अगर आपको प्रिंट करना है, या फिर जो भी चीजें आप बना रहे हैं उसको अगर आपको प्रिंट करना है, डिलीवरी करानी है, तो वो फॉर्मेट सपोर्टेड है या नहीं जहाँ पे डिलीवरी करा रहे हो। जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करा रहे हो वहाँ पे वो सपोर्टेड है या नहीं फीचर। या फिर अगर मैं CD बना के अब मैं कोई मल्टीमीडिया बना लिया, मेरे कंप्यूटर में बहुत झकास दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ उसको, क्योंकि मल्टीमीडिया मैंने बनाया है, अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट को किसी CD के थ्रू, या फिर बेचना छोड़ दो, मैं उसको डिलीवर करना चाहता हूँ दूसरे लोगों तक। तो अगर मैं उसे CD के फॉर्म में डिलीवर करता हूँ और दूसरे कंप्यूटर में अगर वो नहीं ढंग से चलता है, या फिर मेरे कंप्यूटर में जितना बढ़िया चल रहा है वो दूसरे कंप्यूटर में उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये तो वही हो गया ना कि ठीक है भाई, तो उसका सिस्टम कंपेटेबल नहीं है उस चीज से। या फिर मैं इंटरनेट पे ही अपलोड कर रहा हूँ तो हर एक जो बंदा है उसको एक्सेस कर रहा है, अपने अपने डिवाइस से एक्सेस कर रहा है, कोई फोन से एक्सेस कर रहा है, कोई मैक पे एक्सेस कर रहा है, कोई विंडोज पे एक्सेस कर रहा है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दिख सकता है। तो हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो उसके लिए आपको डिलीवरी सिस्टम राइट चूज करना होगा, राइट डिलीवरी सिस्टम चूज करना होगा, जिससे कि आप जो चीजें बनाई है सेम टू सेम वो हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखे। उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था इस पूरे पूरे टेक्स्ट से। नेक्स्ट है यूजिंग टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का क्या यूज है? तो यूजिंग नो टेक्स्ट कैन प्रोजेक्ट मेक लेस कॉम्प्लेक्स बट पिक्चर्स एंड सिंबल्स नीड टू बी यूज टू गाइड थ्रू द ऑडियंस। मतलब देखिए, अगर कोई टेक्स्ट नहीं यूज करते हो मल्टीमीडिया में तो ठीक है, वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो आसानी से बन जाएगा। बट पिक्चर्स एंड सिंबल्स जो यूज करते हैं वो ऑडियंस को गाइड करने के लिए यूज करते हैं। और वॉइस एंड साउंड जो होता है उससे मतलब वो और मतलब एफर्ट रिक्वायर करता है बनाने में। और टेक्स्ट क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज टेक्स्ट जो है टाइटल्स के लिए यूज होता है। अब बिना टाइटल का कोई मल्टीमीडिया कैसे ही बना पाओगे? तो टेक्स्ट तो ऑब्वियसली यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स, हेडलाइंस, मेन्यूज, नेविगेशन, एंड ऑब्वियसली द कंटेंट शुड बी रिटन इन टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, a single item of menu text accompanied by a single action requires little training and is clean and immediate, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग और ये रिक्वायर करती है एक्शन। Navigation should be designed to get the user to their destination with a few steps and weights as possible। तो नेविगेशन तो बहुत जरूरी है ना। किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको नेविगेशन पैनल दिखता है, होम, फिर उसके वेबसाइट पे जो जो चीजें अवेलेबल होती हैं, जो जो फीचर या फिर जो जो सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, वो वहाँ पे नेविगेशन के फॉर्म में लिखा रहता है, होम और नीचे, ठीक है, मेन्यू, होम, ये सब लिखा रहता है। तो वो नेविगेशन जिससे कि आप आसानी से उसकी वेबसाइट के किसी भी कोने में जा सके, एक्सेस कर सकते हो, क्या मटेरियल देखने आए उसकी वेबसाइट पे, वो सारा नेविगेशन पैनल में मेन्यू वाले सेक्शन में एडेड होता है, जिससे कि आप उसको आराम से ब्राउज करके देख लो जो आपको डिजायर्ड देखना है, ठीक है। तो वहां पे टेक्स्ट का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे भी टेक्स्ट को प्रॉपर यूज करना होता है। सीकर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन हैंडल डेंस टेक्स्ट व्हाइल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स शुड हैव फ्यू वर्ड्स एंड लॉट ऑफ वाइट स्पेस। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिया जा सकता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन सीकर है वो डेंस टेक्स्ट को हैंडल कर लेगा, ठीक है। और बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह में थोड़ा कम वर्ड भी यूज करते हैं तो वो चलता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट ऑन स्क्रीन शुड बी रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज एंड इट्स वेन्यू। जितना टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि क्या मैसेज है, कहाँ पे आपको उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। Too little text on a screen require annoying page turns and unnecessary mouse clicks and waits. Too much text can make the screen seem overcrowded and unpleasant। अब बताइए, अगर स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस पे मान लो 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस पेज पे जो आपको दिख रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा है और ना कम दिख रहा है। अगर मैं इस पे सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखता तो बिल्कुल खाली खाली सा लगता, तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब एनोइंग होता, मुझे बार बार पेज टर्न करना पड़ता नेक्स्ट मतलब एक्सेस करने के लिए। सिर्फ 2 पॉइंट लिखे होते मैंने तो। हालांकि ये अभी PDF पढ़ रहा हूँ, बट यहाँ पे बात हो रही है अगर किसी डॉक्यूमेंट की, या फिर कोई बुक आप पढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी, या फिर अगर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है मेनली यहाँ पे, अगर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाओ और एक स्लाइड पे सिर्फ 2 पॉइंटर्स लिखोगे तो भाई बार बार उसे टर्न करना पड़ेगा, जो कि एनोइंग होगा। और अगर एक ही पेज पे आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालोगे तो वो भी बहुत अनप्लीजेंट लगेगा, ओवर क्राउडेड लगेगा। तो इससे बचना है, एक बैलेंस मोड में आपको रखना है, ना ही ज्यादा टेक्स्ट लिखना है और ना ही बहुत कम लिखना है, ठीक है।
Lengthy text documents read by web browser may scroll for hundreds of lines without annoying the users because it's expected. देखिए, अब अगर आप वेब ब्राउजर में स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो वहां पे कितने भी लाइन ऑफ टेक्स्ट हो वो तो आपको स्क्रॉल करना है, तो वहां पे एज सच कोई दिक्कत नहीं है. एज रूल ऑफ थंब वेब पेजेस शुड बी नो लॉन्गर देन 1.5 to 2 screens ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, वेब पेज का अगर देखा जाए एक थंब रूल के हिसाब से तो 1 से 1.5 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. In a 1024 and 768 pixel window, for example, you have about 600 pixel in height to work with before scrolling is necessary. तो अगर ये डिजायर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो 1024 एंड 768 पिक्सल का विंडो अगर कोई है तो उसमें 600 पिक्सल्स तक जो है आपको डालना है टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डालना है, जिससे कि स्क्रॉलिंग उससे बाद ही कर पाओ. ठीक है. Limit the width of your lines by using columns. Reading a line of text across an entire 21-inch display is, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने टाइटल्स बोलते हैं, स्पेसिंग, हेडिंग्स, हेडर, फुटर, ये सब डालना है, मार्जिन्स वगैरह डालनी है. सीधा सीधा टेक्स्ट ही नहीं पूरे में डाल देना है, तो ऐसा भी करना है ध्यान से. For printing text documents, provide a separate link to complete document in either plain text .txt, rich text format .rtf, word processor format doc, और Adobe PDF format .pdf instead of relying on a browser's print facility. सिंपल सी आपको बात है, अगर कोई टेक्स्ट को आपको प्रिंट कराना है तो आप उसको .txt फॉर्मेट में आप पहले कर लो कन्वर्ट, या फिर PDF फॉर्मेट बना लो, उसका PDF में कन्वर्ट कर लो, या फिर डॉक में कन्वर्ट कर लो. सिंपल सा सीधे ब्राउजर में जाके और प्रिंट वाले सेक्शन पे प्रिंट करके मत क्लिक करो. ठीक है, उसको पहले प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में लाओ, टेक्स्ट के फॉर्म में या डॉक के फॉर्म में या PDF के फॉर्म में, तभी आप उसको प्रिंट कराओ. ठीक है. इट इज मोर ऑफन कन्वीनियंट टू प्रिंट एंड रीड डॉक्यूमेंट देन टू स्क्रॉल मेनी पेजेस ऑफ टेक्स्ट ऑन स्क्रीन. अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव दे दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज मोर ऑफन कन्वीनियंट टू प्रिंट एंड रीड. आज के टाइम पे तो लोग प्रिंट नहीं कराते हैं, लोग डायरेक्टली PDF से बुक पढ़ लेते हैं, सेमेस्टर निकल जाता है फिर भी बुक नहीं लेते हैं लोग. बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑफन मोर कन्वीनियंट टू प्रिंट एंड रीड डॉक्यूमेंट, बिकॉज कुछ लोगों के लिए है कि उन्हें प्रिंटेड मटेरियल ही पढ़ना पसंद होता है, तो इस टाइप की चीजें हैं. तो ये बुक में लिखा हुआ था, हालांकि मेरा कोई लाइन्स यहाँ पे नहीं है, ये सब बुक की लाइन्स है. एंड बुक में क्योंकि बुक एडिशन जो है वो अभी की लेटेस्ट एडिशन तो है नहीं, जो जबकि पब्लिश हुई बुक है तब की है. आई मीन 9th एडिशन है, बट आई डोंट नो किस ईयर की है, शायद 2014-15 की रही होगी. तो जो भी है, तो ये यहाँ पे आपको देखना है. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे चूजिंग टेक्स्ट. तो चूजिंग टेक्स्ट फॉन्ट्स में आपको आता है कि आई मीन क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए टेक्स्ट फॉन्ट को चूज करते टाइम, अगर कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो. ठीक है. तो पहला पॉइंट है, चूजिंग फॉन्ट्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी डिफिकल्ट, सो डिजाइनर्स नीड टू बी पोएट्स, एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइनर्स. क्योंकि जो टेक्स्ट का फॉन्ट्स को चूज करना इज नॉट एन इजी टास्क, काफी डिफिकल्ट हो जाता है. ये किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, कैसे क्या चीजें, बहुत चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे. और डिजाइनर्स को अपने आप को पोएट बनाना पड़ता है, कभी कभी एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजिस्ट बनाना पड़ता है, कभी कभी ग्राफिक डिजाइनर बनाना पड़ता है. डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें बननी पड़ती हैं एक डिजाइनर को, जिससे कि वो एक अच्छा फॉन्ट चूज कर पाए अपने जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना रहा है उसके लिए. यूज लेजिबल फॉन्ट्स फॉर स्मॉल टाइप, अवॉइड डेकोरेटिव फॉन्ट्स दैट कांट बी रीड. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो यूज नहीं करने हैं ज्यादा, जो पढ़े ना जा सके. ऐसे कर्सिव फॉन्ट भी ना यूज करें जो पढ़े ना जा सके. रीडेबल फॉन्ट्स, लेजिबल फॉन्ट्स चूज करने हैं. ठीक है. यूज एज फ्यू डिफरेंट फेसेस एज पॉसिबल इन द सेम वर्क, बट वेरी द वेट एंड साइज ऑफ योर टाइपफेस यूजिंग इटैलिक एंड बोल्ड स्टाइल्स वेयर दे लुक गुड. तो आपको जैसे कि एक सेम वर्क में, जो भी एक सेम वर्क आप कर रहे हो उसमें आपको डिफरेंट पॉसिबल फेसेस को यूज करना है. आई मीन जो फॉन्ट्स एक टाइप फेस है उसके डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो आप, बट उसमें चेंज कर सकते हो उसके वेट एंड साइज को, बोल्ड इटैलिक अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्लेस, वहां पे आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. बट आप डिफरेंस ला सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम बोल्ड 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 हर जगह, या फिर इटैलिक 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 हर जगह, या फिर नॉर्मल 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 हर जगह. ऐसा नहीं करना है. उस पर्टिकुलर वर्क में आप एक वर्क में आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी साइज के साथ, उसके वेट के साथ, उसमें इटैलिक बोल्ड टाइप के स्टाइल्स लगा के आप चेंजेस कर सकते हो. ठीक है. एडजस्ट द लीडिंग फॉर द मोस्ट प्लीजिंग लाइन स्पेसिंग इन टेक्स्ट ब्लॉक. लीडिंग क्या होता है? स्पेस बिटवीन द लाइंस जो होते हैं उसको लीडिंग बोलते हैं, एंड उसको आप चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. वेरी द साइज ऑफ द फॉन्ट इन प्रोपोर्शन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैसेज यू आर डिलीवरिंग. आपको देखना है कि कैसा इंपॉर्टेंट मैसेज है या फिर कैसा मैसेज प्रोवाइड करो, उसके हिसाब से उसमें आप चेंजेस कर सकते हो उसकी साइज में. बड़ा मतलब उसको मैसेज को आपको हाईलाइट करना है तो उसके फॉन्ट साइज जो है वो ऑब्वियसली बड़ी होगी, एंड अगर वो मैसेज मतलब नॉर्मल है तो उसका साइज नॉर्मल होगा. ठीक है. एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, कर्निंग इन लार्ज हेडलाइंस सो दैट द स्पेसेस फील्स राइट. बड़े बड़े हेडलाइंस में क्या है, आपको
जो लेटर्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको एडजस्ट करने के प्रोसेस को कर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कर्निंग करना है जो हेडलाइंस वगैरह हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस, जिससे कि वो स्पेसेस जो राइट लगे, फील्स राइट। यूज एंटी एलियास टेक्स्ट फॉर टाइटल्स एंड हेडलाइंस टू गिव ए मोर प्रोफेशनल अपीयरेंस। अब एंटी एलियास टेक्स्ट क्या होता है, तो ये आपको आगे चल के बताऊंगा। एक जैगीज वर्ड आता है, जैगीज। तो जैगीज होता है जो टेक्स्ट होता है ना, वो पिक्सेलेटेड हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है, पिक्सेलेटेड हो जाता है वो, ठीक है। उसकी एजेस वगैरह भी पिक्सेलेटेड हो जाते हैं। तो उसको जो है रिमूव करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं एंटी एलियासिंग, ठीक है। और एंटी एलियासिंग क्या कहते हैं, जो पिक्सेलेटेड टेक्स्ट है, पिक्सेलेटेड फॉन्ट है, उसको एजेस को स्मूथ करके उसके कलर को थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मैच करके डिथरिंग वगैरह करके उसे बिल्कुल प्रोफेशनल दे दिया जाता है, जिससे कि वो बढ़िया लगे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि यूज एंटी एलियास टेक्स्ट, मतलब कि एंटी एलियास टेक्स्ट मतलब कि उसकी एजेस जो है वो स्मूथ है, वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है और वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ऐसे टेक्स्ट यूज करने फॉर हेडलाइंस। Drop caps and initial caps to accent your words. Keep the number of lines and their width to a minimum if using centered type in text block. मतलब नंबर ऑफ लाइंस और उसकी विड्थ वगैरह को आपको चेक करके रखना है, देख के रखना है, ठीक है। For attention grabbing results with single words or short phrases, try graphically altering and distorting your text. अगर आप सिंगल वर्ड में कुछ अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो उस टेक्स्ट से, तो उसमें ग्राफिकली उसको चेंजेस करो ना, आप उसमें कुछ आपको डालना होगा ग्राफिक, या फिर डिस्टॉर्ट कर दो उस टेक्स्ट को, ऐसा कुछ करो उस टेक्स्ट के साथ जिससे कि वो टेंशन ग्रैब करे लोगों का, ठीक है। ट्राई ड्रॉप शैडोज टू मेक योर टेक्स्ट मोर लेजिबल एंड प्रोवाइड ग्रेटर इम्पैक्ट। ड्रॉप शैडोज का काफी यूज करना चाहिए, मैं भी अक्सर अपने थंबनेल्स वगैरह में जो है शैडोज यूज करता हूँ, जिससे कि वो अच्छा अपीलिंग इफेक्ट देता है, ग्रेटर इम्पैक्ट होता है उसका। नेक्स्ट है पुट वाइटल टेक्स्ट एलिमेंट्स एंड मेन्यूज टॉप 320 पिक्सल्स ऑफ वेब पेज। पहले के 320 पिक्सल्स में ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डालने हैं आपको टेक्स्ट के। फॉलो डिजाइन गाइडलाइंस फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज iOS और एंड्रॉइड। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करो iOS एंड्रॉइड के लिए, बिकॉज iOS में अलग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोनों में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लुक एंड फील भी डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है कि दोनों में सिमिलर, सेम टू सेम दिखे जो आप डिजाइन डिलीवर करोगे वो। Characters identified in a particular font may not always look the same on different platform। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा सेम, मतलब सेम नहीं दिखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे iOS या फिर एंड्रॉइड की बात की जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा वहाँ पे चेंजेस करना पड़ता है, दिमाग में गाइडलाइंस रखनी पड़ती है। टेस्ट द फ्लो ऑफ योर टेक्स्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म बिफोर फाइनलाइजिंग इट। तो इसके लिए यही है कि आप फाइनलाइज करने से पहले टेस्ट कर लो हर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आप पूरा आपका दिख जाए कि कैसे दिख रहा है किस प्लेटफॉर्म पे, फिर उसके बाद जो भी चेंजेस करने हैं तो उसको कर सकते हो आप, ठीक है। Next, I use cascading style sheets instead of depreciated HTML font tag for precise control over font face size and other attributes। देखिए HTML में भी जो टेक्स्ट को स्टाइल करने के फॉन्ट होते हैं, जैसे कि फॉन्ट टैग होता है, उसमें बॉडी में अदर टैग्स यूज करके HTML के खुद के टैग्स होते हैं, जिससे कि थोड़े बहुत आप स्टाइलिंग कर सकते हो, बट उसको आपको यूज नहीं करना है, बिकॉज CSS किस लिए बना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो CSS है ये तो स्पेशली इसीलिए बना है, डिजाइनिंग योर टेक्स्ट इन HTML। आई मीन जो वेब पेजेस बनाते हैं तो हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का स्पेशली यूज करते हैं फॉर डेकोरेटिंग आवर और डिजाइनिंग आवर, लुक एंड फील देने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जो भी चीजें कलर्स को ऐड करो, जो भी विड्थ हाइट, मतलब हर एक चीज यहाँ पे अच्छे से हो पाता है। तो वही बोला जा रहा है कि CSS का यूज करना है इंस्टेड ऑफ HTML ओल्ड टैग्स। Next, pick up the fonts that seem right to you, but double check your choice against others' opinions and accept criticism। आपने जो fonts यूज किया है वो आपने अकॉर्डिंग देख लो आप, बट ये भी ध्यान रखो कि आपने लोगों से ओपिनियन ले रखा है, एंड एक्सेप्ट करो क्रिटिसिज्म को अगर कोई हो रहा है तो, ठीक है। Use meaningful words and phrases for links and menu items and be consistent with link colors through a site। अगर कोई साइट बना रहे हो, कोई वेब पेज बना रहे हो, तो उसको एक कलर पैलेट को फॉलो करो, उस पर स्टिक करके रखो, एंड मीनिंगफुल वर्ड्स वगैरह को चूज करो। कोई भी मेन्यू आइटम्स है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल नहीं लगने चाहिए। Bold or emphasize the text to highlight ideas or concepts, but avoid making the text look like a link or button when it is not। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है ना कि वेबसाइट पे जाओ या फिर कहीं पे जाओ तो कुछ टेक्स्ट जो है ब्लू कलर में लिखे होते हैं, ठीक है, एंड जब भी उस पर क्लिक करो तो कोई हाइपर लिंक नहीं होता है, जस्ट वो टेक्स्ट होता है, बोल्ड होता है, ब्लू कलर में होता है। तो वैसा बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको। मैंने कई वेबसाइट पे विजिट किए हैं, हालांकि वो पुरानी वेबसाइट है, बट कभी कभी कोई चीज़ सर्च करते करते आप ऐसे वेबसाइट पे लैंड कर ही जाओगे, तो मतलब वहाँ पे मैंने देखा था कि
मतलब ब्लू ब्लू पूरा था, उसमें बोल्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ था। मुझे लगा ये लिंक होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर जाऊंगा उस पेज पे, बट वो जस्ट टेक्स्ट था। तो ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, अनलेस अनटिल एंड अनलेस अगर कोई हाइपर लिंक नहीं है तब तक उसे ब्लू कलर मत दें, क्योंकि जनरली ब्लू कलर जो होता है वो हाइपर लिंक के लिए होता है, जिसमें आप ये होता है, ठीक है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि बोल्ड कीजिए टेक्स्ट को, ठीक है, हाईलाइट करो, एम्फेसाइज करो, बट ऐसी बेवकूफी मत करो जिससे कि टेक्स्ट जो है वो हाइपरलिंक या फिर कोई बटन जैसा लुक मतलब दिखने लगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। Avoid using Comic Sans और Fantasy CSS attribute on a web page if you are older than 11 years। अब देखिए, बच्चों वाली फॉन्ट्स तो यूज करनी नहीं है, हमें प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करना है, तो ये कॉमिक और फैंटेसी वाली चीजें नहीं डालनी है उसमें। यूज सिस्टम फॉन्ट्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑन स्मॉलर मोबाइल डिवाइसेस। सिस्टम फॉन्ट्स का यूज करना है जिससे कि वो स्मॉलर डिवाइस में भी वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है मेन्यूज फॉर नेविगेशन। नेविगेशन के लिए मेन्यूज है, और उसमें कैसे आपको मल्टीमीडिया में मेन्यूज फॉर नेविगेशन को देखना है वो यहाँ से आपको 8 पॉइंटर्स से क्लियर होने वाला है। देखिए, मेन्यू हेल्प यूजर्स नेविगेट थ्रू कंटेंट बाय सिलेक्टिंग टॉपिक्स। मेन्यू से क्या होता है, आपको हेल्प मिल जाता है जिससे कि आप आसानी से नेविगेट कर पाते हो जो भी डिजायर्ड साइट के मतलब टॉपिक्स को आपको सिलेक्ट करना है फिर ब्राउज करना है, तो आपको डिजायर्ड मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। Next, users expect certain actions to intuitive, such as clicking on words or items that look like push buttons। और आप साइट पे देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारे बटन्स मिल जाएंगे आपको, जिसको आप पुश करोगे या फिर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो कहीं और, आई मीन जो डिजायर्ड उसका लोकेशन होता है वहाँ पे। Text is helpful for providing cues about user's location within the body of the content. Too many layers of menus without cues or map can make users feel lost। देखिए, मेन्यूज का होना जरूरी है, बिकॉज अगर बहुत सारे लेयर्स हैं किसी वेब पेजेस पे, तो अगर विदाउट मेन्यू उसको आप एक्सेस करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि कौन सा कहाँ है। इसलिए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मेन्यू नेविगेशन होना चाहिए, दैट्स द एडवांटेज। मेन्यू लिंक्स आर टिपिकली प्लेस्ड ऑन एवरी पेज वेबसाइट अलाउ यूजर टू रिटर्न टू द बिगिनिंग, ठीक है। तो मेन मेन्यू मेन्यू ये सब होता ही है वेबसाइट पे, जहाँ पे आप क्या होता है, अगर कहीं भी किसी भी वेबसाइट के पेज पे आ गए फिर जैसे मेन्यू पे क्लिक करोगे तो होम पेज पे टॉप पे आ जाओगे आप वहाँ पे क्लिक करते हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अवॉइड यूजिंग टू मेनी लेवल्स ऑफ गो बैक्स और रिटर्न्स विदाउट प्रोवाइडिंग ए मैप। डिस्प्ले परपेचुअल मेन्यू ऑफ इंटरैक्टिव टेक्स्ट और सिम्बॉल्स cues to allow users to extricate themselves for any place in external। अब मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा भी देता हूँ। तो du.ac.in ही दिखाता हूँ, बेटर रहेगा। du.ac.in। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये, एक सेकंड थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, यहाँ पे होम बटन देख सकते हो आप, ठीक है। फिर अबाउट ड्यू में बहुत सारे सेक्शंस हैं, जिस चीज को मुझे एक्सेस करना है मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये हाइपर लिंक है, तो ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस वाले पेज पे मुझे ले आया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे मतलब ये क्या है, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं, नेविगेशन, ये होम और मेन्यू और नेविगेशन है ये, ठीक है, ठीक है। ये पूरा नेविगेशन वाला मेन्यू बटन है जिसमें आप सारी चीजें देख पा रहे हो। यहाँ पे ये देखो, ये सब हाइपर लिंक्स हैं, इस पे आप क्लिक करके डिजायर्ड चीजें पहुंच पाओगे। ऐसे न्यूज एंड इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो न्यूज वाला पे क्लिक करोगे तो न्यूज वाले साइट पे वेब पेज पे चले जाओगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये लेटेस्ट वाले पे आ जाओगे, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली मैंने इतना कुछ कर लिया है, फिर मैं इस पे चला जाऊँ तो इस पे आ जाऊंगा। मतलब बहुत चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर नेविगेशन मेन्यू है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिर होम पे आ जाऊंगा, मैं कहीं भुलाऊंगा नहीं, फील लॉस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब इसी लॉस्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो यही होता है, हर एक साइट में मेन्यू नेविगेशन होते हैं जिससे कि इजीली एक्सेस कर पाऊँ चीजें। तो बस यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। बटन्स फॉर इंटरेक्शन, अब बहुत सारे बटन्स होते हैं। बटन्स आर द ऑब्जेक्ट्स that make things happen when clicked or tapped in multimedia and graphical user interface। तो बटन्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब कोई ना कोई आउटपुट आएगा आपको, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स अप्लाइज टू बटन्स एज वेल। तो सिलेक्शन जो है बटन्स के लिए भी प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए टेक्स्ट का, बिकॉज बटन किस चीज के लिए बटन बना रहे हो, डाउनलोड बटन, सबमिट बटन, क्या बटन बना रहे हो आप, ठीक है। तो प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए भी सिलेक्शन, टेक्स्ट का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। फिर यूजिंग कॉमन बटन स्टाइल्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट यूजर्स विल नो दैट व्हाट टू डू विद देम। अगर से कुछ पॉपुलर यूनिवर्सल बटन्स यूज करोगे तो वो बेटर होगा, बिकॉज कॉमन बटन जो है सबको पता होती है कि हाँ इस बटन का क्या काम है। अगर कुछ नया अपने से कुछ क्रिएटिव बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो आप, ठीक है।
पिक ए फॉन्ट और बटन दैट इज एलिजिबल एंड एडजस्ट द टेक्स्ट साइज। ये सब तो ठीक ही है। अब इसे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। मेक योर ओन बटन्स फ्रॉम बिट मैप्स और ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अपने खुद के बटन्स भी बना सकते हो। डिफॉल्ट बटन स्टाइल्स में भी सीम ओवर यूज बट दे इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट यूजर विल अंडरस्टैंड। अब पुराने बटन्स यूज करोगे तो उसमें क्या है कि वो पता है पहले से भी यूजर्स को, यूजर्स ने पहले से बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस कर रखी है जहाँ पे जो कॉमन बटन्स यूज होते हैं वो आप यूज करोगे तो लोगों को पहले से पता होगा तो वो आसानी से यूज कर पाएंगे। अगर आप न्यू बटन बनाओगे तो वो भी बना सकते हो, बट वो है थोड़ा सा यूजर्स को उसमें थोड़ा सा ये होगा, समझना पड़ेगा हाँ ये किस चीज़ के लिए, थोड़ा उन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीट द डिजाइन एंड लेवलिंग ऑफ बटन एज इंडस्ट्रियल और आर्ट प्रोजेक्ट सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट यूजर्स इंटरेक्ट विद। और इसको आपको एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रीट करना है अगर आप खुद के बटन्स बना रहे हो, बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है यहाँ पे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे तो इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट वर्सेज लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप ये सबको पता होगा ऑलमोस्ट। पोर्ट्रेट क्या होता है, सीधा हॉरिजॉन्टल। लैंडस्केप होता है ऐसा, ठीक है, मतलब ये जो है ये वाइडर वाला हो गया लैंडस्केप। तो इसका टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। तो चलो आप देखते हैं। ट्रेडिशनल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इन टॉलर देन वाइड ओरिएंटेशन, मतलब टॉलर देन वाइड मतलब लंबा होना चाहिए, लंबा ज्यादा हो। टॉलर देन वाइड मतलब वाइड से ज्यादा टॉलर हो, मतलब कहने का मतलब लंबा हो, तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। टॉलर देन वाइड ओरिएंटेशन इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। एंड वाइडर देन टॉल एस्पेक्ट रेशियो को लैंडस्केप बोलते हैं। वाइडर देन मतलब ज्यादा वाइड हो, टॉल से ज्यादा वाइड हो मतलब वाइडर हो। वाइडर एस्पेक्ट रेशियो होगा तो लैंडस्केप होगा। टॉलर एस्पेक्ट रेशियो है तो पोर्ट्रेट होगा। तो पोर्ट्रेट आर नॉट रीडेबल ऑन टिपिकल डिस्प्ले, लेकिन आप ये भी समझ लो कि पोर्ट्रेट पे आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टॉल होता है वो, तो वो उसमें दिक्कत होती है। श्रिंकिंग 11 इंच टॉल पोर्ट्रेट ऑफ टेक्स्ट इनटू योर अवेलेबल डिस्प्ले स्क्रीन हाइट यूजुअली यील्ड्स इलिजिबल चिकन ट्रैक्स। कहने का मतलब अगर 11 इंच टॉल पोर्ट्रेट है तो उसमें टेक्स्ट नहीं ज्यादा ऐड कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अब इसके चार सॉल्यूशंस हैं कि आपको कैसे उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो पहला कि पुट द टेक्स्ट इनटू स्क्रॉलिंग फील्ड। आप टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग फील्ड में डाल दो जिससे कि वो घूमते घूमते पूरा टेक्स्ट आपको दिख जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब आप देखते भी होगे ना वेबसाइट पे, अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाते होगे आप तो देखते होगे टेक्स्ट जो है स्क्रॉल करते रहता है। मार्क्यू टेक्निक होती है एचटीएमएल में जिससे कि टेक्स्ट जो है स्क्रॉल करता है, घूमता है। तो वो कर सकते हैं हम, ठीक है, जिससे कि पूरा स्क्रॉल होकर पूरा टेक्स्ट दिखे। दूसरा ये है कि पुट द टेक्स्ट इनटू सिंगल फील्ड और ग्राफिक इमेज इन प्रोजेक्ट वीडियो एंड लेट द यूजर मूव द होल विंडो अप एंड डाउन। या तो आप ऐसा कर दो कि भाई पूरा होल टेक्स्ट डाल दो उसी सिंगल फील्ड में और ग्राफिक इमेज में, और यूजर जो है उसको स्क्रॉल करते रह जाए करते रह जाए, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्रेक द टेक्स्ट इनटू फील्ड्स। टेक्स्ट को आप ब्रेक कर दो फील्ड्स में, जैसे कि अब एक सेंटेंस का टेक्स्ट था उसको 4 सेंटेंस में लिख रहे हो आप, जिससे कि सबको दिख जाए, उसे ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, डायरेक्टली उसे दिख जाए टेक्स्ट। तो ऐसा हो सकता है बस। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई बुक्स आर डिजिटाइज्ड एंड फॉर्मेटेड टू बी रेड यूजिंग एन ई रीडर। अब यहाँ पे ई बुक्स की बात हो रही है तो ई बुक्स जो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं जिसको हम लोग ई रीडर के हेल्प से रीड करते हैं। ई रीडर क्या होता है, ई रीडर डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया यूजिंग ई इंक स्क्रीन बिटवीन 5 and 10 inches diagonal, some with touch screen, Wi-Fi and 3G connectivity with all varying sometimes non-standard input formats। तो डिजिटल बुक्स जो होते हैं, ई बुक्स उनको बोलते हैं, उसको हम लोग ई रीडर के हेल्प से रीड करते हैं। और ई रीडर जो होता है वो टेक्स्ट ग्राफिक और मल्टीमीडिया को डिस्प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ ई इंक, ठीक है। ई इंक क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिर ई रीडर की एग्जांपल देख लो, अमेजोन किंडल, ठीक है, एप्पल आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ये सब एग्जांपल हो गए आपको ई रीडर के। अब ई इंक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंक होता है, इज द प्रोप्राइटरी मटेरियल ऑफ ई इंक कॉर्पोरेशन दैट इज प्रोसेस्ड इनटू ए फिल्म और इंटीग्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ई इंक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंक आर मिलियंस ऑफ टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइट पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए क्लियर फ्लूइड। इसका प्रिंसिपल भी देख लो, कहीं हो सके पूछ दे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ई इंक और इलेक्ट्रॉनिक इंक। तो ये बना होता है टाइनी माइक्रो कैप्सूल से जिसमें पॉजिटिवली चार्ज व्हाइट पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक क्लियर फ्लूइड में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और व्हेन नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, the white or black particles move to the top or bottom of the microcapsules causing a white or black pixel to appear। तो इसका ये मैकेनिज्म भी समझा दिया कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ब्लैक और व्हाइट पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप या बॉटम रिस्पेक्टिवली, एंड कॉजिंग ए व्हाइट और ब्लैक पिक्सल टू अपीयर, जिससे कि व्हाइट पिक्सल अपीयर होगा। और मतलब निगेटिव इफेक्ट डालोगे तो व्हाइट पिक्सल आपको अपीयर होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो ब्लैक पिक्सल अपीयर होगा। ये तो क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है, अब ग्रे पिक्सल को एप्लाई करवाना है तो क्या करना होगा। ग्रे कैन बी अचीव्ड बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हटा दो तो ग्रे हो जाएगा, बिकॉज जो जो पार्टिकल है ना वो मिक्सड हो जाएगा वहां पे उस टाइम पे, ठीक है। टॉप बॉटम में नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा वो। To form an e-ink electronic display, ink is printed onto a sheet of plastic film and is laminated to a layer of circuitry called thin film transistor TFT array। तो यहाँ पे जो है ink को डिस्प्ले कराने के लिए क्या होता है, एक सीट पे प्लास्टिक फिल्म को जो कि लैमिनेटेड होता है उसको डालते हैं एक लेयर बना करके, उसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी एरे। अब इतना ज़्यादा डीपली घुसना नहीं हमें इसमें, सिर्फ थोड़ा सा समझ लेना है कि कैसे होता है। TFT array forms a grid pattern of pixels that can be controlled by display driver. The microcapsules are suspended in liquid medium, carrier medium during manufacturing, allowing them to printed or laminated using existing screen printing, allowing virtually surface, etc. etc. ठीक है। Electronic ink can turn almost any surface into display, bringing information out the confines of traditional devices and the world around us। तो ये ink कहानी हो गया। अब नेक्स्ट कहानी हमारा है फॉन्ट वॉर्स। तो फॉन्ट वॉर्स क्या था इसको आप समझ लो, कहानी ही है, समझना जरूरी है लेकिन। तो बात है 1985 की, जब डेस्कटॉप पब्लिशिंग रिवॉल्यूशन था जो कि एप्पल ने लीड किया था, and the Macintosh computer in combination with the word processing and page layout software products that enabled high resolution 300 dpi laser printer using special software to draw the shapes of characters as a cluster of square pixels computed from the geometry of the character। 1985 की बात है जब डेस्कटॉप पब्लिशिंग रिवॉल्यूशन जो था एप्पल ने लीड किया और मैकिंटोश कंप्यूटर को बनाया गया विद कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग लेआउट, मतलब एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया जिसमें हाई रेजोल्यूशन 300 डीपीआई लेजर प्रिंटर को यूज करके हम लोग लेजर प्रिंटर पे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते थे और प्रिंट करा सकते थे। मतलब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया बेसिकली जिससे कि आप हाई रेजोल्यूशन जो है हाई रेजोल्यूशन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करके उसको प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। This special software was the Adobe PostScript page description and outline font language licensed by Apple and included in the firmware Apple Laser Printer, ठीक है। तो इसका नाम था Adobe PostScript, ठीक है, और इसको एप्पल के लेजर राइटर और लेजर प्रिंटर में भी इंक्लूड किया गया था इस सॉफ्टवेयर को। इससे क्या करते थे कि हम लोग हाई डिफिनेशन क्या बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन जो है ड्रॉ करते थे शेप्स वगैरह को एंड उसको फिर प्रिंट कर सकते थे हम लोग, ठीक है। Before PostScript, printing software looked up the character shape in the bitmap font table containing an exact representation of the pixels of every character in every size। प्रिंटिंग से PostScript से पहले प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जो क्या करते थे, कैरेक्टर्स के शेप को देखते थे बिटमैप में, फिर उसके एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन को देखते थे। बहुत सारी कठिनाइयां थी उस टाइम पे, बट ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो गई जब Adobe PostScript आया, जिससे कि डायरेक्टली आप उसको प्रिंट करो, सॉफ्टवेयर था उसको इम्बेड कर दिया था और उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो शेप एंड उसको प्रिंट करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो पोस्ट स्क्रिप्ट बिकेम द डिफैक्टो इंडस्ट्री फॉन्ट and printing standard for desktop publishing and played significant role in early success of Apple's Mac computer, ठीक है, Macintosh computer। तो इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से मतलब काफी ज्यादा आसान हो गया, उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड बन गया इंडस्ट्री का और प्रिंटिंग का, और इसमें मतलब काफी हेल्प किया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाले सेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एंड एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर में भी सक्सेस होने का काफी हेल्प था इसका, इस पोस्ट स्क्रिप्ट का, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का। देयर आर टू काइंड ऑफ पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, पहला टाइप 3 एंड दूसरा टाइप 1। टाइप 1 फॉन्ट कंटेन हिंट व्हिच आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रिड फिटिंग टू हेल्प इंप्रूव रेजोल्यूशन। तो ये चीजें थी, ठीक है। दो टाइप के फॉन्ट थे, टाइप 3 टाइप 1। टाइप 1 जो होता था जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता था जिससे कि इंप्रूव करता था रेजोल्यूशन का, जो भी ड्रॉ करना है उसका। Other companies followed the Adobe into the desktop publishing arena with their own proprietary and competitive system for scalable outline fonts। तो दूसरी कंपनी भी अब इसको टक्कर देने, दूसरी कंपनी भी इस सेक्टर में आ गई एंड वो अपने अपने उन्होंने कॉम्पिटिटिव सिस्टम बनाया जिससे कि वो फॉन्ट वगैरह बना सकते थे, टेक्स्ट वगैरह ड्रॉ कर सकते थे, शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते थे और प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि फिर 1989 की बात है, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया ज्वाइंट फॉर एक प्रोडक्ट, मतलब ज्वाइंट उन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने, जिससे कि बेटर और फास्ट क्वाड्रेटिक कर्व्स आउटलाइन फॉन्ट टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम था ट्रू टाइप, जो कि कैरेक्टर्स को लो रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले पे भी ड्रॉ कर सकता था। अभी तक तो हाई रेजोल्यूशन वाले काम चल रहे थे, बट एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने 1989 में साथ मिलकर एक बहुत ही बेटर फॉन्ट टेक्नोलॉजी बनाया जिससे कि आप लो रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले पे भी ड्रॉ कर सकते थे कैरेक्टर्स को। फिर नेक्स्ट क्या बात हुआ, फिर एडोबी, फिर नेक्स्ट साथ की बात है जब एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट, ये तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ये ट्रू टाइप फॉन्ट जिससे कि लो रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले पे भी कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब 2007 की बात है एंड अब जो है एडोबी एंड माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर काम किया और बहुत ही खतरनाक और बढ़िया बेस्ट फीचर वाला एक
नया बनाया जिसका नाम था ओपन टाइप, ठीक है, जिसमें पोस्ट स्क्रिप्ट एंड ट्रू टाइप इन दोनों के फीचर्स थे और उससे बेटर फीचर्स थे, और इसका नाम था ओपन टाइप। और ये बिल्कुल फ्रीली और पब्लिकली अवेलेबल कर दिया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया, मतलब खतरनाक गेम खेल दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट वार, यही इसलिए नाम था टॉपिक का, लोग कंपटीशन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, तो फाइनली भाई इन्होंने तो कंपटीशन जीत लिया, माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोबी ने, ठीक है। अब टुडे कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स आर अवेलेबल थ्रू रिटेल चैनल, और आज के टाइम पे फॉन्ट्स बनाती हैं कंपनियां रिटेल चैनल के थ्रू अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी बाय कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीजें भी हैं। देयर आर आल्सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एसआईजी वेयर पीपल हु एंजॉय डिजाइनिंग एंड मेकिंग इंटरेस्टिंग फॉन्ट्स पोस्ट देम फॉर अदर्स टू डाउनलोड, और आज ऐसे भी कम्युनिटीज हैं अवेलेबल इंटरनेट पे, जहाँ पे डिजाइनर जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉन्ट्स बनाते हैं, अपने अपने पैशन है उनका फॉन्ट वगैरह बनाना, डिजाइनिंग वगैरह करना, एंड वो अवेलेबल करा देते हैं डाउनलोड करने के लिए फ्री में लोगों को, ठीक है। तो वो भी चीजें हैं। It is easy to spend hours downloading fonts, but it is important to know that PostScript and OpenType fonts do not display or print exactly the same, even they have the same name and size. बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो PostScript, OpenType एंड TrueType जो भी फॉन्ट हैं, ये सब एग्जैक्टली सेम नहीं प्रिंट कर पाते हैं जो डिस्प्ले कर पाते हैं, तो ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात। अब कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर सेट में एस्काई कैरेक्टर सेट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है अमेरिकन, जो कि इंग्लिश, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था, जिसमें 128 कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग लेटर, नंबर, पंक्चुएशन, लेटर, पंक्चुएशन, नंबर एंड मैथ सिंबल्स। तो ये 8 बिट का था, जिसमें आपको यहाँ पे 8 बिट अनयूज होता था, अनयूज था, जिसके लिए एक और यहाँ पे कुछ स्पेसेस बच गए, जिसमें और कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर लिए गए। तो टोटल स्काई कैरेक्टर जो है 255 कैरेक्टर्स का था, स्काई सेट जो है 255 कैरेक्टर सेट का एक आपको कैरेक्टर सेट है, जिसमें आपको इसको आईओएस लैटिन वन भी बोला जाता है, कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग एचटीएमएल वेब पेज के लिए होता है ये, बट इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है UTF-8, यूनिकोड की UTF-8। अब यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड जो इंटरनेशनल कोड है भाई, स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट का, जहाँ पे हर एक दुनिया का हर एक लैंग्वेज का यहाँ पे सिंबल है, मतलब 65,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इसमें UTF में, ठीक है। और जिसमें कि सारे दुनिया में जितने भी नॉन लैंग्वेज अल्फाबेट है सब इसमें इंक्लूडेड है। इसमें सेट ऑफ सिंबल्स जो हिस्टोरिकली जो डेराइव्ड वो भी हैं। इसमें 18,000 से ज्यादा ऐसे हैंड कैरेक्टर्स हैं जो कि एनिसेंट अल्फाबेट्स हैं, मतलब खतरनाक लेवल वाला ये है, तो इसलिए ये होता है, ठीक है, यूज और इंटरनेशनल है, वो स्टैंडर्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉन्ट एडिटिंग एंड डिजाइन। तो फॉन्ट एडिटिंग and designing tools allow you to make your own typefaces for graphic design purposes. Some typeface design में भी protected by patent। देखिए आप खुद से फॉन्ट बना सकते हो, टाइपफेस बना सकते हो, खुद से आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो आपको बट ध्यान रखना है कि देखिए आप दूसरे जो है फॉन्ट्स बनाते हैं उसको पेटेंट भी करा लेते हैं, तो उसके परमिशन के बिना आप यूज नहीं कर सकते उन चीजों को। उसी तरह आप भी बना सकते हो, आप भी पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। यू कैन सब्स्टिट्यूट कस्टम कैरेक्टर्स फॉर अनयूज्ड वंस इन ए कैरेक्टर सेट यूजिंग फॉन्ट एडिटिंग टूल्स एंड क्रिएट एंडलेस वेरिएशन इन प्लेन ओल्ड टाइप। मतलब आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो फॉन्ट एडिटिंग टूल्स में जाकर के, आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स हैं जो फ्री में फॉन्ट डाउनलोड करने के देते हैं, जैसे कि fontfoundry.com या फिर larabyfonts.com। इन दोनों साइट का नाम याद कर लो, कहीं पूछ दे दो नंबर में तो लिखना पड़ेगा ना आपको, fontfoundry.com एंड larabyfont.com, जहाँ पे आप फ्री फॉन्ट और शेयरवेयर फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है फोटोग्राफर, अभी स्टार्टिंग में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। फोटोग्राफर इज पावरफुल फॉन्ट एडिटर दैट लेट यू क्रिएट न्यू टाइपफेस फ्रॉम स्क्रैच और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वन फ्रॉम मैकिंटोश एंड विंडोज प्लेटफॉर्म। तो इसमें भी ये जो प्रोग्राम है फोटोग्राफर, जो पावरफुल सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, फॉन्ट एडिटर, जहाँ पे आप आसानी से एडिट कर सकते हो, फॉन्ट को पुराने वाले मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप स्क्रैच से नया फॉन्ट भी बना सकते हो, ठीक है। With the proper tools and creativity, you can customize styles to fit your design need and create unique text. Most image editing and painting applications allow to manipulate text using different font, color, effect, Canva वगैरह है, इसमें आप बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हो फॉन्ट को यूज कर, मतलब फॉन्ट पे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो, आपने किया भी होगा, तो वो सब चीजें भी हैं। True type, open type, and post script outline font allow text to be drawn smoothly at any size without jagged edges, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स है इनका। ट्रू टाइप, ओपन टाइप और पोस्ट स्क्रिप्ट चाहिए विदाउट जैक एजेस अच्छे से बना सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। एंटी एलियासिंग इज टेक्निक यूज्ड टू स्मूथ द एजेस ऑफ अ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड मेकिंग देम लुक स्मूथर टू द आई। मैंने बताया दिया था कि जो टेक्स्ट होती है उसमें जैगीज आ जाती है, मतलब पिक्सेलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट वगैरह जो है उनके पिक्सेलेटेड हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए एंटी एलियासिंग टेक्निक यूज होती है, जिससे कि टेक्स्ट के एजेस को स्मूथ करते हो और उसको प्रोफेशनल लुक देते हो, जिससे कि स्मूथर लगता है वो
आपको देखने में, ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम हैंडल एंटी एलियासिंग इन डिफरेंट वे, बट ऑथरिंग प्रोग्राम लाइक एडोबी फ्लैश लेट यू फाइन ट्यून एंटी एलियासिंग सेटिंग फॉर टेक्स्ट फील्ड। देखिए अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग सिस्टम है जो कि अलग तरीके से हैंडल करती है इस एंटी एलियासिंग चीजें। और बट एडोबी फ्लैश नाम का एक एडोबी का प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब आपका आता है हाइपर मीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट। एंड हाइपर मीडिया जो है, हाइपर टेक्स्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया था, बट फिर से इसको देख लेते हैं, कोई इसमें भी टॉपिक है, इनफैक्ट इसी में टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया क्या होता है, विच कंबाइंस द टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो एलिमेंट्स इनटू सिंगल प्रेजेंटेशन। अब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या होता है, अलाउज यूजर्स टू कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन दे व्यू एंड व्हेन। जैसे कि अगर आप कोई वेब पेज देख रहे हो, तो या फिर एग्जांपल लो कि आप एक मूवी देख रहे हो एंड वहाँ पे सारी सेटिंग्स जो है लॉक्ड है, आई मीन आप उसको पॉज नहीं कर सकते हो, ना ही उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आपको मूवी शुरू से एंड तक देखने के लिए बोल दी जाए तो आप देखोगे तो वो एकदम लीनियर हो गया आप, ठीक है। कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, कोई एक्सेस नहीं है आपके पास उसको कस्टमाइज करने का। एंड वहीं आप उसके आपके पास अगर एक्सेस है कि आप प्ले पॉज कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, जो भी करना है आपके पास कुछ कंट्रोल दिया जाएगा। तो वहां पे वो हो गया नॉन लीनियर। उसकी उसमें क्या होगा, आपको मन हुआ कोई पार्ट स्किप कर दोगे, फिर जैसे चाहो आप अपने हिसाब से देखोगे तो वो नॉन लीनियर कहलाता है, ठीक है, नॉन लीनियर। तो कहने का मतलब अगर यूजर्स के पास कंट्रोल दे दिया जाए कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं और कब लेना चाहते हैं, तो वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। अब आता है हाइपर मीडिया का कॉन्सेप्ट। हाइपर मीडिया इज इन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया विथ स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्ड एलिमेंट्स फॉर यूजर्स टू नेविगेट एंड इंटरैक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन है, हाइपर मीडिया वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लिंक्ड होते हैं एलिमेंट्स के, जिससे कि यूजर आसानी से नेविगेट कर पाए और इंटरैक्ट कर पाए। जैसे कि वेबसाइट मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, वो क्या है, हाइपर मीडिया है वहाँ पे, ठीक है। Hypertext क्या है, is words are hypertext is when words are linked together to afford rapid electronic retrieval of associated information. Hypertext allows for non-linear associative navigation of text and linking of the whole document, ठीक है। क्लिकेबल लिंक्स बटन एंड हॉट वर्ड्स एग्जांपल ऑफ हाइपरटेक्स्ट। देखिए हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया में आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये दोनों तो सेम ही है, हाइपरटेक्स्ट भी वही चीजें हैं जो आपको हाइपर मीडिया है, तो बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। हाइपर मीडिया में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब आ जाता है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लिंक करके आप स्ट्रक्चर फॉर्म में रखे जिससे नेविगेशन कर पाओ, तो वो हो जाता है हाइपर मीडिया। और हाइपर टेक्स्ट में होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की लिंकिंग होती है। जैसे कि कोई टेक्स्ट है उसी की लिंकिंग हो रही है, उसमें कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो नहीं होता है, तो वो सिर्फ हाइपर, जो सिर्फ टेक्स्ट का लिंकिंग होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी चीजें इंक्लूड कर दी जाए, उसका लिंकिंग है, इंटरेक्टिव लिंकिंग है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो वो हाइपर मीडिया कहलाता है, ठीक है। अब आता है हाइपरटेक्स्ट इज इनवैल्यूएबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट स्पेशली ऑन सीडी रोम, डीवीडी और वेब, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सर्च करना होता है तो डायरेक्टली टेक्स्ट टाइप करते हो, वो सर्च कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट के अंदर ये दिया हुआ है हाइपरलिंक्स होते हैं, ठीक है, वो हो गया। Hypertext often becomes an additional feature on overall multimedia design. The term hyper implies that user interaction is a critical part of design. ये सब चीजें हैं। हाउ यू सम आर्ग्यू दैट पीपल आर, अब ये कुछ टेक्सचुअल बातें हैं जिसको मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, वो आप खुद पढ़ लेना, अगर आप नोट्स लोगे तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं पावर ऑफ हाइपरटेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट के क्या पावर्स हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या हैं उसकी। तो हाइपरटेक्स्ट अलाउ फॉर ए क्विक एंड एफिशिएंट सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, ये हो गया। कंस्ट्रक्टिंग non-linear documents with meaningful links and relationship among cluster of information can be complex. Designing lenses and filtering machines are important to have users to access. ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। Multimedia project can have potential bias and incomplete which can have deleterious effect and deleterious effect. Commercial and simple hypertext are available for electronic etc etc चीजें हैं, आप इसको देख लेना, इसमें समझने वाली कुछ चीजें है नहीं। डिफरेंट, और सिर्फ काफी लेंथी वीडियो हो चुका है तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट मेथड फॉर सर्चिंग इन हाइपरमीडिया सिस्टम इंक्लूड। अब देखिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि सर्च करने की कुछ टेक्निक्स है, मेथड है, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। 7 8 9 मेथड्स हैं। पहला है कैटेगरीज, सिलेक्टिंग और लिमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, पेजेस और फील्ड्स ऑफ टेक्स्ट विद इन विच टू सर्च फॉर। मतलब आप कैटेगराइज कर सकते हो कि किस एरिया के विद इन आपको उस टेक्स्ट को सर्च करना है, उसको कैटेगराइज कर सकते हो। वर्ड रिलेशनशिप लगा सकते हो, जैसे कि रिलेशनशिप लगा करके आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि पार्टी और बियर साथ आए तभी आप ऐसे वर्ड को सर्च करो जो पार्टी और बियर के साथ ही आए, ठीक है, सेम पेज पे आए, सेम साथ में आए, ऐसा करके। एडजेसेंसी है, सर्चिंग फॉर वर्ड्स अकरिंग नेक्स्ट टू वन अनदर हो, जैसे कि वीडियो और ब्लैक साथ ही साथ आए या फिर नेक्स्ट टू वन अनदर आए, ऐसे करके भी आप सर्च कर सकते हो।
अल्टरनेट भी सर्च कर सकते हो और लगा के, जैसे बैकऑन और एक्स, तो इस दोनों में से जो अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, तो इस तरह भी सर्च किया जा सकता है। एसोसिएशन जो है, अप्लाइंग एंड क्राइटेरिया टू सर्च फॉर टू और मोर वर्ड, दो और से ज्यादा सर्च करना है तो एंड जो है उसको यूज करके कर सकते हो। निगेशन का सर्च कर सकते हो, नॉट अप्लाइंग नॉट क्राइटेरिया टू सर्च एक्सक्लूसिवली फॉर रेफरेंसेस टू अ वर्ड दैट आर नॉट प्रेजेंट एसोसिएटेड फॉर द वर्ड। एग्जांपल, फाइंड ऑल occurrence ऑफ पेस्ट व्हेन लाइब्रेरी इज नॉट प्रेजेंट इन द सेम सेंटेंस। ऐसे करके भी सर्च कर सकते हो। ट्रंकेशन हो गया, जैसे कि गर्ल है तो गर्ल्स, जियो है तो जियोलॉजी, जियो ज्योमेट्री, मतलब सिमिलर सफिक्स प्रीफिक्स के हेल्प से भी आप कर सकते हो, उसको ट्रंकेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्च कर सकते हो, जैसे कि बीच में कोई नियम है ऐसा, फ्रीक्वेंसी सर्च फॉर वर्ड्स प्रेजेंट, हाउ ऑफन दे अपीयर, इस हिसाब से सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर्स। हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लिंक्स एंड नोट्स that connect text, graphics, sound, related information. The art of hypermedia design lies in creating links and notes that make the sense from the backbone of knowledge access system. Navigation through hypermedia structure can be done using buttons that you let you access link to information content at the notes. तो कहने का मतलब हाइपरमीडिया का स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिंक और नोट्स होते हैं, इसको टुगेदर वो कनेक्ट करते हैं अपने, मतलब टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फुल टेक्स्ट सर्च थ्रू इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्रिएट लिंक्स बिटवीन एनी नंबर ऑफ आइटम्स। इसका आपको प्रॉपर मैं बुक में दिखाऊंगा तब और क्लियरली समझ में आएगा, बाकी उसको ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। हाइपरटेक्स्ट टूल्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, बिल्डिंग और रीडिंग। बिल्डर क्रिएट लिंक्स, आइडेंटिफाई नोड्स एंड जनरेट्स एन इंडेक्स ऑफ द वर्ड्स एट हाइपरटेक्स्ट सिस्टम। Proprietary software is utilized to optimize such algorithms that allow user for fast searches. Hypermedia offers more exploration options than traditional storytelling medium, ठीक है, ये सब चीजें हैं। Hypertext systems are currently used in electronic publishing. It may take many years। अरे ये सब छोड़ो, ये तो बहुत ऐसी चीजें लिख दी है बुक्स वगैरह में कि क्या ही बताऊं आपको। तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको। मैंने थोड़ा लास्ट में आपको थोड़ा ये सब चीजें थोड़ा स्किप किया थोड़ा बहुत, अब इसको पढ़ना चाहते हो तो ध्यान से पढ़ लेना बाद में, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, जितना आता है उतना तो समझ में आ गया, सारा टॉपिक हमने टच कर लिया और आई होप कि समझ में आएगा आपको। अब एक क्वेश्चन बनता है कि टाइप फेस और फॉन्ट में क्या डिफरेंस है, एंड फॉन्ट की तीन एट्रीब्यूट्स है, उसको डिस्क्राइब करो। तो वो वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है। टाइप फेस रेफर टू द डिजाइन ऑफ a set of characters including letter, number, symbol. It encompasses overall style and appearance of the character, such as their shape, size, weight, and spacing. Font, on the other hand, is a digital file that contains all the different variations of a typeface, including different size, weight, style. In other words, typeface is a design, while font is a implementation of that design in digital format. Clear है? एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट हो गया ओवर, अपर केस, लोअर केस। जैसे कि बहुत सारे फॉन्ट जो सिर्फ लोअर केस में अवेलेबल होते हैं, या फिर सिर्फ अपर केस में होते हैं, फिर बहुत सारे दोनों केस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ सैन सिर्फ पता है, सिर्फ डेकोरेशन होता है, सैन सिर्फ विदाउट डेकोरेशन वाला होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, टू ट्रैक एंड ओपन टाइप जो होता है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं डिजिटल फॉन्ट के। पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट द फर्स्ट डिजिटल फॉन्ट जो कि आज भी यूज होता है। ट्रू टाइप, ओपन टाइप जो मोस्ट कॉमन टाइप है। तो बस ये सब चीजें हैं। अब आता है टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है मल्टीमीडिया में। टेक्स्ट इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया presentation as it provide context information that complements the media other media such as image, video, audio। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को टेक्स्ट को लेवरेज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लैरिटी, इनहेंसिंग एंगेजमेंट, क्रिएटिंग एम्फेसिस, सपोर्टिंग एक्सेसिबिलिटी, कॉम्प्लीमेंटिंग अदर मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो सब हो गया। अब हम कुछ की टर्म्स को पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको ओवरऑल इस चैप्टर में कुछ भी ना छूटे। पहला है अडोबी पोस्ट स्क्रिप्ट, जो कि सबको पता है, एक फॉन्ट था जो कि इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा आई थिंक, बट क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर था बेसिकली, तो वो भी लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, बट हम क्योंकि ये सॉफ्टवेयर था जिससे कि हम फॉन्ट वगैरह क्रिएट कर, मतलब अडोबी ने बनाया था, जिससे कि पहला फॉन्ट बोल सकते हो इसे, तो सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स वगैरह, ठीक है। हाई डिफिनेशन इस पे, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो एस्काई है। ये कैरेक्टर कोडिंग स्टैंडर्ड है, जिसको आपको पता ही है कि इंग्लिश और अदर वेस्टर्न लैंग्वेज का इसका था प्रेजेंटेशन। एंकर एचटीएमएल टैग होता है जिसको लिंक करते हैं हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन में वेब पेज के अंदर। एंटी एलियासिंग टेक्निक यूज्ड टू स्मूथ द जैग्ड एजेस ऑफ अ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय ब्लेंडिंग द पिक्सेल्स अलोंग द एजेस विद एडजेसेंट पिक्सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बाकी आपको एट्रीब्यूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट that modifies its behavior or appearance। buttons में क्या होता है, an interactive element on web page that can be clicked or triggered to an action or navigate to another page। cascading style sheet सबको पता है भाई। case insensitive क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर ए कैपिटल लिखो या फिर ए स्मॉल लिखो, उसको वो बात बराबर मानेंगे, ठीक है, उसको डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। बट वही केस सेंसिटिव ये होता है कि अगर स्मॉल ए लिखोगे तो उसको स्मॉल ए अलग माना जाएगा, कैपिटल ए अलग कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है।
कैरेक्टर एंटिटी क्या होता है? कोड यूज्ड इन एचटीएमएल टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली ऑन ए कीबोर्ड, उसको कैरेक्टर एंटिटी बोलते हैं। कैरेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ए फॉन्ट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर इंक्लूडिंग द विड्थ, हाइट एंड स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर। कंडेंस्ड क्या होता है? ए टाइप फेस डिजाइन दैट इज नैरोअर देन द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द टाइप फेस, मतलब थोड़ा कंडेंस्ड मतलब छोटा होता है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ, थोड़ा, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड। डिथरिंग क्या होता है? टेक्निक यूज टू सिमुलेट कलर और शेड दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन ए डिस्प्ले और प्रिंटर बाय मिक्सिंग पिक्सल ऑफ डिफरेंट कलर। अब मान लीजिए कोई कलर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे डिथरिंग जो प्रोसेस है, डिथरिंग जो टेक्निक है, उसका यूज किया जाता है, जिससे कि उस कलर को लाया जाता है, फिर उस कलर के शेड को लाया जाता है बाय मिक्सिंग द डिफरेंट कलर्स, ठीक है, तो उसको डिथरिंग बोलते हैं। डॉट पर इंच टीपीआई क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट है रेजोल्यूशन का। डायनामिक एचटीएमएल क्या होता है? इंटरेक्टिव इमेज बनाने के लिए होता है। एक्सपेंडेड क्या होता है? ये जो होता है थोड़ा थोड़ा वाइडर होता है, ये जो फॉन्ट का ये जो एट्रीब्यूट है थोड़ा वाइडर होता है, ठीक है। फॉन्ट क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर विद स्पेसिफिक डिजाइन स्टाइल यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर। फॉन्ट मैपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए स्पेसिफिक फॉन्ट टू पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर, उसको फॉन्ट मैपिंग बोलते हैं। फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ए मिसिंग और अनअवेलेबल फॉन्ट विद ए सिमिलर फॉन्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पीडीएफ बनाते हैं और उसको अगर दूसरे सिस्टम पे एक्सपोर्ट करते हैं, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर पे, तो उसका वो अवेलेबल ही नहीं होता है उस सिस्टम पे वो फॉन्ट, तो उस टाइम पे क्या होता है? फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन होता है एंड उससे सिमिलर जो फॉन्ट होता है वो उससे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। फाउंड्री क्या होता है? ए कंपनी दैट डिजाइन एंड प्रोड्यूसेस टाइपफेसेस, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट सबको पता है, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटेशन इन ए कंप्यूटर दैट अलाउ यू टू नेविगेट नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर नॉन लीनियर फॉर्मेट में, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द क्रिएशन मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। आइकन सब में आ गया, स्मॉल ग्राफिकल सिंबल होता है। इंटर कैप क्या होता है? टाइप ऑफ लेटरिंग दैट कंबाइंस अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ सिंगल वर्ड और फ्रेज, टिपिकली यूज्ड फॉर एम्फेसिस और ब्रांडिंग पर्पस, उसको इंटर कैप बोलते हैं। बीच में छोटा बड़ा कैरेक्टर इंक्लूड कर दो तो उसको इंटर कैप बोलते हैं। जैगिस क्या होता है? ए विजुअल आर्टिफैक्ट इन डिजिटल इमेज एंड टेक्स्ट कॉज्ड बाय द पिक्सेलेटेड नेचर ऑफ डिस्प्ले और प्रिंटिंग डिवाइस, ठीक है। कर्निंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन द लेटर इन ए वर्ड, लेटर किसी वर्ड के लेटर के बीच का जो डिस्टेंस को एडजस्ट करने के प्रोसेस को कर्निंग बोलते हैं, मैंने आपको बताया ही था पहले। लैंडस्केप क्या होता है? पता ही है, वाइडर ज्यादा होता है ओरिएंटेशन इसका। लीडिंग क्या होता है? वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में जो वर्टिकल स्पेस होता है लाइंस के बीच में, उसको लीडिंग बोलते हैं। उसको कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे अच्छा लगे वैसा करो। बाकी और बहुत सारे डेफिनेशन है। नोड क्या होता है? पॉइंट और एलिमेंट इन हाइपरटेक्स्ट सिस्टम दैट कंटेन इंफॉर्मेशन और लिंक्स टू द अदर नोड्स, उसको नोड बोलते हैं। मैं आपको फिगर से समझाऊंगा नोड वगैरह। रेस्टराइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वेक्टर इमेज और फॉन्ट इनटू बिटमैप इमेज फॉर डिस्प्ले और प्रिंटिंग, इसको रेस्टराइजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब तो क्लियर है। ट्रू टैप क्या है? डिजिटल फॉन्ट फॉर्मेटेड डेवलप्ड बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट दैट यूजेस मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू डिफाइन द शेप ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है। व्हाइट स्पेस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं। डब्ल्यू एस वाई क्या होता है? डब्ल्यू एस आई डब्ल्यू आई जी एक्रोनिम है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, रेफरिंग टू सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट कंटेंट इन विजुअल इंटरफेस दैट क्लोजली रिसेंबल्स द फाइनल आउटपुट। एक्स हाइट क्या होता है? द हाइट ऑफ द लोअर केस लेटर इन टाइपफेस टिपिकली मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन टू द टॉप कैरेक्टर, उसको एक्स हाइट बोलते हैं। मतलब नीचे से ऊपर तक मेजर करने वाले हाइट को एक्स हाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लोअर केस में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया, ये चार बहुत कॉमन सिमिलर टर्म्स हैं, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। टेबल फॉर्म में मैंने बता दिया है, आप अगर नोट्स लोगे तो आप उसको देख पाओगे। चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया आपका। अब ऐसे ही नहीं, अभी थोड़ा और आपको मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। अब थोड़ा आप गो थ्रू कर लो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक से, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ ना छूटे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने थोड़ा हिस्ट्री था 6000 ईयर एगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हिस्ट्री हमने पढ़ ही लिया था। ये देख सकते हो सिंबल्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ मीनिंग हमने पढ़ ही लिया था, कैसे कितना मीनिंगफुल होता है, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया था इंपॉर्टेंस हमने, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट एंड फिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, कैप हाइट इसको बोला जाता है, ये पॉइंट साइज होता है, ये एक्स हाइट होता है, नीचे से ऊपर मेजर हो रहा है, एक्स हाइट है ये, ठीक है। ये काउंटर है, बेस लाइन है, शोल्डर है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए रेगुलर है, बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्डेंस में थोड़ा सिकड़ा हुआ है, एक्सपेंडेड थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है। ये कर्ड है, मतलब देखिए स्पेस कम है, और ये अनकर्ड है, मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे है। अब इसके इस दोनों के बीच के स्पेस को थोड़ा हम कम कर लेंगे तो ये कर्निंग हो गया, तो ये हमने कर्निंग कर लिया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो आप क्या क्या है, डिजाइन वगैरह। सेरिफ सैन सेरिफ पता है आपको, ये देखिए डेकोरेटेड कर दिया गया, तो ये सेरिफ है, और ये बिल्कुल डेकोरेटेड नहीं है, बिल्कुल फॉर्मल, तो ये सैन सेरिफ है, ठीक है।
टेक्स्ट को मल्टीमीडिया में यूज करते हैं, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ही रखी हैं, सब अच्छे से हमने पढ़ रखा है कैसे। ये सब इतने सारा था, ये देख सकते हो कैसे आप ये मैक कंप्यूटर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, आप विंडोज में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये ये डिफरेंस होता है हर एक सिस्टम में, अगर वो सिस्टम नहीं कैपेबल है तो इसीलिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सिम्बॉल्स आइकन्स ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये सब सिम्बॉल्स आइकन्स हैं जो कि यूनिवर्सल है, जिससे कि आपको स्टॉप ऐसा सिंबल तो कोई भी देख के समझेगा कि यहाँ रुकने वाला है, यहाँ पे कुछ डेंजर हो सकता है, या फिर ये सब तो सिम्बॉल्स वगैरह हो गया, ठीक है। ये प्ले पॉज वाले सिंबल्स हो गए, ठीक है। मेन्यूज फॉर नेविगेशन, जैसे कि होम स्टोर, ऐसे ऐसे मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाई दिया था। बटन्स फॉर डायरेक्शन भी हमने पढ़ लिया था। पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ई बुक रीडर, ई टैबलेट जो क्या है, प्लेन टेक्स्ट का डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट होता है, एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल, पोस्टल स्क्रिप्ट का डॉट पीएस फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। भाई फुल फॉर्म तो सबका देख लेना आप लोग, ठीक है। वो आप खुद से थोड़ा कर लेना, फुल फॉर्म सबका देख लेना। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। कंप्यूटर एंड टेक्स्ट में फॉन्ट वार वाला भी हमने समझ लिया था पूरा अच्छे से, फॉन्ट बाउंड्रीज क्या है। ये कुछ फ्री फॉन्ट्स के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल वहां पे भी दिया था, यूनिकोड हो गया जो यूनिवर्सल है टोटल। मैपिंग टेक्स्ट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इसमें यही कहते हैं, इसमें फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन वाला काम आता है, जैसे कि फॉन्ट अगर अवेलेबल नहीं है दूसरे सिस्टम पे तो वहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है फॉन्ट। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो ट्रांसलेट भी आजकल के टाइम पे वेब पेज पे जाते हो तो गूगल ट्रांसलेट पहले से ही एक्टिव रहता है, वो वेब पेज को ट्रांसलेट कर देता है, तो वो भी चीजें हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल वेब पेजेस है तो वो है। अब यहाँ पे कुछ फ्री देखिए फॉन्ट फाउंड्री वगैरह है, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ साइट्स फॉर डाउनलोडिंग फ्री एंड शेयरवेयर फॉन्ट्स, जिसमें www.fontfound.com, www.larabyfonts.com, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट लैब है, ये सब देख सकते हो, ऐसा कंपनी है फॉन्ट लैब जिसमें आप ये कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फॉन्ट वगैरह को पूरा अच्छे से, क्रिएट वगैरह भी कर सकते हो। फिर मेकिंग प्रिटी टेक्स्ट, इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, चेक वगैरह कर सकते हो। जाएगी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कैसे पिक्सेलेटेड टेक्स्ट है तो यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए एंटी एलियासिंग टेक्निक लगाते हैं, यहाँ पे एजेस को स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट मैंने क्लियर कर ही दिया था, वहाँ पे आप देख सकते हो, पावर हाइपर टेक्स्ट भी मैंने पूरा क्लियर कर लिया था। अब नेक्स्ट आपका ये है कि यहाँ पे सर्चिंग फॉर वर्ड्स के मैंने सारे बता दिए थे कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस है, ये सारे मैंने बता दिए थे। हाइपरमीडिया में स्ट्रक्चर्स में देख लिया जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिंकिंग होता है, कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। ये सब चीजें, बट इससे हमें ज्यादा नहीं जानना है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास अभी। तो चैप्टर 2 का समरी रिव्यू ये हो गया। उसके बाद ये सब की टर्म्स मैंने सारे नोट्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये समरी वगैरह सब मिल जाएगा आपको नोट्स वाले में, की टर्म क्यूज के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इमेज वगैरह देखेंगे। इमेज तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड कुछ कोई हेल्प मिला हो आप लोग को तो बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।